ये बताइए कि असम चुनाव व्यक्तिगत क्यों लग रहा था मुझे ही लग रहा है या आप सबको लग रहा है कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे? बीजेपी की तरफ से किया गया, कांग्रेस की तरफ से असम में हेमंता बिश्वा शर्मा इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे जब हेमंता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस समय जब उनकी पत्नी को मैं वहाँ पे था, तो लास्ट 2 दिन में जो हुआ वो ऑब्वियसली अगर आप सवाल उठाएंगे तो इधर से भी उठा सवाल और पत्नी को लेकर उठा और एकदम पर्सनलाइज ऐसा। ये मुझे लगता है असम में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें एकदम जो दोनों टॉप नेता है वो उनकी पत्नियों के ऊपर आके वो जो उन्होंने दिखाया करके कि कट पेस्ट कर दिया और एआई ने बना दिया वगैरह वगैरह, वो दो जवाब नहीं आया। ये सुमित जी देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी, घुसपैठियों का मुद्दा अमित असम में भी है, इस चुनाव में रहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि रंजिता कई बार असम से होके आई हैं, आप हमेशा उनको असम भेज देते हैं। अब ये बताइए कि असम चुनाव व्यक्तिगत क्यों लग रहा था मुझे ही लग रहा है या आप सबको लग रहा है कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे? लास्ट इस तरह की जो बयानबाजी जो हुई है लास्ट के 2 दिन में हुआ। हाँ, शुरुआत से अगर देखिए गौरव गोगोई को लेकर के पर्सनल अटैक सबसे पहले जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया, कांग्रेस की तरफ से असम में हेमंता बिश्वा शर्मा। इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे जब हेमंता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस समय जब उनकी पत्नी को मैं वहाँ पे था और पूरी चीज़ों को लेकर कहाँ पर फंडिंग हुई, कहाँ से उनके बच्चों का कहाँ पर नेशनलिटी है, कहाँ पर पासपोर्ट है, कहाँ की सब कुछ के साथ दिखाया उन्होंने। और गौरव गोगोई को लेकर भी कहा कि 10 दिन जो पाकिस्तान गए थे उसके बारे में तो जो सवाल पूछे गए तो उसका गौरव गोगोई ने कभी उस तरह से मैंने आप एक सवाल के जवाब उन्होंने कभी दिया नहीं, स्पष्टीकरण उस तरह से नहीं दिया कि पाकिस्तान भी गए और क्या किए सब कुछ है। ये जो लास्ट 2 दिन में जो हुआ वो ऑब्वियसली अगर आप सवाल उठाएंगे तो इधर से भी उठा सवाल और पत्नी को लेकर उठा और एकदम पर्सनलाइज ऐसा। ये मुझे लगता है असम में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें एकदम जो दोनों टॉप नेता है वो उनकी पत्नियों के ऊपर आके चीजें हुई। हालांकि गौरव नहीं, पत्नी के साथ साथ गौरव पे भी सवाल था, लेकिन इन पर इनकी पत्नी के साथ हुआ तो बहुत पर्सनलाइज हुआ और उसको लेकर पुलिस की छापेमारी से लेकर तमाम चीजें पवन खेड़ा घर पे पवन खेड़ा जी वायरल हैं। नहीं, वो चीज़ तो ठीक है कि जब 3 पासपोर्ट वाली बात की उसको बीजेपी ने खारिज किया और वगैरह वगैरह की, उस पर मुकदमा भी करा दिया, खेड़ा साहब के घर पुलिस भी पहुंच गई। पर वो जो व्योमिंग आइलैंड वाला मामला है कि व्योमिंग में उनके 52,000 करोड़ का बिजनेस है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हेमंत बिश्वा शर्मा। 52,000 करोड़ रुपए अमेरिका के व्योमिंग में आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दुबई के पास, दुबई का गोल्डन वीज़ा है उनके पास, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने माना कि मिस्र का या बरबुडा का या कहीं का पासपोर्ट आपका फर्जी हो सकता है और वो जो उन्होंने दिखाया करके कि कट पेस्ट कर दिया और एआई ने बना दिया वगैरह वगैरह, वो दो जवाब नहीं आए। ये सुमित जी देखिए, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो पर्सनल जो बात अमित जी कह रहे हैं कि शुरुआत से ये पर्सनल रहा, क्योंकि नेता आपस में जो टॉप नेता थे, एक तरफ जो गोगोई कह रहे हैं कि भाषा का इस्तेमाल इसलिए पर्सनल हो गया, हाँ वो पर्सनल हो गया, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी। आप देखिए जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में किया था, वहाँ गौरव गोगोई भी मौजूद थे, उन्होंने उस पासपोर्ट वाली बात पर एक बार भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि वहाँ चुनाव पर्सनल अटैक से ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले पर हो। और वही जो कहीं ना कहीं जो बार बार कांग्रेस के साथ होता है कि कांग्रेस घेरने तो जाती है बीजेपी को, लेकिन कई बार अपने सेल्फ गोल में फंस जाती है। वो हम कह सकते हैं कि उस तरह की स्थिति भी आसाम में है। इसमें मारती है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो बात हो रही थी, पवन खेड़ा को किसी ने सपोर्ट नहीं, मेरा सवाल है इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात मेरी सुबह जी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो दिखाया पवन खेड़ा ने, ये इनके किसी एक और प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता के पास 1-1.5 महीना पहले आ गई थी। जो समझदार, आप क्या बोलोगे, उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई और उसने पूछा सामने वाले से कि भाई ये जो आप दिखा रहे हो पासपोर्ट, उसके साथ कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट? नहीं, प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भैया यह है तो डॉक्यूमेंट में बताओ मुझे। तो उसने कुछ देना, उनके पास था ही नहीं कोई सबूत, तो वो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, ये भी चर्चा है, बीजेपी के लोग ही दे रहे हैं। पवन खेड़ा यही कह रहे हैं, जो विरोधी कैंप है। मुझे ये भी बताइए, सीधे सोनोवाल पे असर कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक सोनोवाल की चिट्ठी भी आई थी और कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत करप्शन हो रहा है और हेमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ उनकी चिट्ठी थी बाकायदा। क्योंकि सबसे पहले चिट्ठी मेरे पास आई, मैंने उनके ऑफिस भेजा, सोनोवाल के ऑफिस भेजा कि भाई ये सच है क्या? तो बाद में उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, और एफआईआर जब दर्ज कराई है उसमें बाकायदा मैंने नाम भी डाला है कि अमित कुमार जो है, जो टाइम्स नेटवर्क के, हाँ। और फिर पुलिस की फोन आई मेरे पास कि भैया ये आपको कहाँ से मिला? तो फिर मैंने चेन बताया कि भाई वहाँ पे सोशल मीडिया में चल रहा है। नहीं, जब ज्वाइनिंग चुनाव में आप भी एक किरदार बन गए, मेरे नाम पे एफआईआर में मेरा नाम है भाई। अरे वाह। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दो रंजिता, तो क्या पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की सहमति के बिना की? ये एलिगेशन राहुल प्रियंका की जानकारी के बिना लगाया? देखिए,
पवन खेड़ा जो है वो कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन है, उनके ऊपर है जयराम रमेश जो जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशन के। ये नहीं हो सकता है कि आप कांग्रेस के डायस से बैठकर एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से, गुवाहाटी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लीडरशिप को जानकारी ही नहीं है इस बात की। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप जो है वो कांग्रेस के अंदर होगा। कि आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं और क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से आपने इसकी मंजूरी ली या उस पर कोई चर्चा की? लेकिन सवाल ये है कि देखिए पवन खेड़ा के पीछे असम पुलिस पहली बार नहीं पहुंची है। 2023 का वाकया आपको याद होगा जब कांग्रेस का अधिवेशन था और पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए असम की पुलिस आई थी और जितने भी नेता उस समय फ्लाइट में थे सब नीचे एयरपोर्ट में बैठ गए और वहां प्रोटेस्ट हुआ और वहां एंटी सेक्रेटरी अशोक गहलोत भी थे उस समय और सभी नेता पवन खेड़ा के साथ खड़े नजर आ रहे थे। क्यों इस बार ऐसा हुआ? शर्मा साहब की जो पुलिस है वो आसाम का क्राइम कितना रोक पा रही मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया भर में देश भर में जो हो रहा है समय रहना पे मामला होगा हाँ, उसमें वो एफआईआर करने पहुंच जाती है। कुणाल कामरा कुछ बोलता है मुंबई में उस पर एफआईआर कर देते हैं। आसाम को लेके वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को तो वही तो पवन खेड़ा को सपने में भी आसाम का नाम नहीं लेते। पवन खेड़ा वही कह रहे हैं कि दो पेन ड्राइव कह रहे हैं कि पुलिस लेके गई है, तो वो लेकर आई थी या लेकर गई है, इस पे भी सवाल है कि कहीं वो खुद ही तो प्लांट करने नहीं आई थी। नहीं तो आसाम में कांग्रेस के साथ दिक्कत भी है ना। देखिए वो तो हेमंत बिस्व शर्मा खुल के बोलते हैं कि ये जो अभी सांसद ज्वाइन किया जिसको टिकट दिया बुर्दुलई, हाँ कहीं इनको नहीं पता था ये हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त तो बहुत पुराना है, कांग्रेस में मैं 20 साल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, उसमें तो 30 टिकट मैं ही दूंगा। तो भाई कांग्रेस को भी तो पता करना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है। तो मैं 4-5 दिन था असम में और अपर असम में मैं 4-5 रैलियों में भी गया। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, देखिए आप भ्रष्टाचार की आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उस एक आरोप को छोड़ दिया जाए तो लोकल इशू क्रिएट करने में आसाम में वो विफल रहे हैं। लीडरशिप के मामले में देखें, चाहे करप्शन हो, फेस इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने अपना। उनके बगल में जब गौरव गोगोई को दिया, उनसे भी लोग बहुत नाराज़ हैं कि वो मिलते नहीं हैं लोगों से, उतना पर्सनल टच नहीं। लेकिन हेमंता का जो है ना वो पर्सनल टच आप रैलियों में देखिए, जा रहे हैं लोगों से गले मिल रहे हैं, किसी को गमछा पहना दिए तो वो कनेक्ट नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या, कोई उठा के बॉटल फेंक रहा है तो वो खोल के पी रहे हैं, कोई कोका कोला फेंक रहा है। और सबसे बड़ी मैं तो देखा हूँ कि एक जगह कम से कम जब नॉमिनेशन का वक्त था वो कई महिलाएं वहाँ से आई लव यू मामा, तो आई लव यू और फ्लाइंग किस कर रहे हैं। आप सोचिए क्या कनेक्ट है, मतलब उसको उस तरह से मत करिए, लेकिन उनका कनेक्ट इस तरह का है कि मैं 2024 का ये जो आप डांस देख रहे हैं ना, ये जो मोदी सरकार, यही सेम थीम था उस समय भी। रवि एक तो उस वाले गाने पे मैं पूरे रैली में गया था। इलेक्ट्रीफाइंग जो एक वर्ड है ना, ऐसी रैली में, पॉलिटिकल रैली में नहीं होता है जो हेमंत बिस्व शर्मा की रैली में होता है कि वो डांस भी कर रहे हैं, लोग को फिर जो डी बनता है सिक्योरिटी के लिए उससे बुला लेते हैं, आओ अंदर आओ, और सामने सब लोग डांस कर रहे हैं और वो गाने पे खुद डांस कर रहे हैं, महिलाएं डांस। तो ये उनका मैंने मुझे लगता है कि 10 मिनट खड़ा होकर हो गया कैंपेन। बेहू डांस का 1-2 स्टेप करते रहते वो मंच पर आकर। तो वो पूरा चुनाव कैंपेन। लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने से जब मैं पिछली बार मिला था तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि चुनाव में सब कुछ, मैं बोला आप तो जीत रहे हैं फिर इतना मेहनत क्यों। बोला आप कितना बड़ा भी चेहरा बन जाओ, अगर बेसिक चीज़ को नहीं करोगे ना तो गड़बड़ होती है। और मुझे लगता है शायद 2024 के चुनाव नतीजों को मानकर वो चले कि उन्होंने कहा कि चेहरा आप कितना बड़ा हो जाओ, अगर आप लोकल इश्यूज़, अगर आम आदमी के मुद्दों को नहीं छुओगे ना तो चुनाव हार सकते हो। इसलिए सुमित जी को देख लो ना, इतने बड़े एंकर हैं लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग करते हैं, अगर जमीन की बात संगठन से जुड़े हुए हैं। ये जो डांस कर रहे हैं ना, इसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो जुबिन गर्ग का मामला भी है। जो यूथ है जुबिन गर्ग वाले इशू पर बिल्कुल वो एक मुद्दा है, उनको अपने साथ बनाए रख रही है। देखिए जुबिन गर्ग मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों अगर आप देखेंगे ना तो म्यूजिक के और स्पोर्ट्स के बहुत बड़े लवर्स हैं। फुटबॉल उनकी रग रग में बसा हुआ है, म्यूजिक उनको पसंद है, बैंड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, अधिकतर नॉर्थ ईस्ट के लोगों में कल्चरल इवेंट्स उनके छाए रहते हैं कल्चरल इवेंट्स में। तो ऐसे में उस कल्चर के साथ जोड़ के रखना, यूथ को अपने साथ बना के रखना, क्योंकि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हर रैली में बोल रहे हैं कि जुबिन गर्ग वाले मामले में जांच कराएंगे, उसकी हत्या की गई थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो उन्होंने इशू बना रखा है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत जरूरी था कि यूथ को अपने साथ कनेक्टेड रखें। नहीं, लेकिन भाई से सहमत नहीं हूं सुमित जी। देखिएगा कि मैं बोला मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, 2024 की रैली भी देखा हूँ। 2024 में कम से कम 10-12 दिन था मैं लोकसभा के दौरान, वो लगभग हर रैली में ये गाना बजता था, थोड़ी देर पहले थिरकते थे, फिर भाषण होता था और फिर लास्ट जो
उनकी रैली खत्म होती थी इसी गाने के साथ, और ऐसी वो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये उनका अपना स्टाइल है, उन्होंने शायद अपनी स्टाइल ये बनाया है कनेक्ट करने का। और मैंने वो चीज़ को भी देखा वहाँ पर, जब जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी भूल रहा हूँ जहाँ पर वो लोकसभा के दौरान गए थे, ऑब्वियसली पूरे मुसलमान था, और मुझे बोले कि अब देखो मैं पूछ भी सारे मतलब एक व्यक्ति भी वहाँ पर था जो नॉन मुसलमान हो, सब मुसलमान थे। और ठीक है वहाँ का, क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत ही ये किया था कि लोकल वर्सेस आउटसाइडर, तो इसलिए हेमंत विश्व शर्मा बोलते हैं कि मुझे लोकल मुस्लिम का वोट मिलता है क्योंकि मैंने उसके हितों की रक्षा की। और मैंने जब इंटरव्यू किया पर आप उस चीज़ पे क्या बोलेंगे जो उन्होंने बोला खेड़ा साहब के लिए? हाँ, खेड़ा साहब के लिए जो बोला, मैं तो शब्दों को बोल भी नहीं पा रहा हूँ, छोड़िए, वो बॉडी लैंग्वेज में भी नहीं बोल पा रहा हूँ जो उन्होंने की, जो खूब वायरल हो रही है। हाँ, गुस्से में उन्होंने बोल दिया वो कई चीजों को। लेकिन गुस्से में ये तो नहीं कर सकते एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोला कि बीजेपी वाले आरएसएस वाले दिखे अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ के पहले उसको मारो, वो भी गलत है। गुजरात को लेकर जो माफी मांग, गुजरात वाले में माफी मांग, समझ में आ गया कि गुजरात में वाले में माफी मांग ली उन्होंने, उनकी पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने माफी नहीं मांगी। वो समय उनका जो बॉडी लैंग्वेज था तो मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, मन बड़ा खड़ा करने का। उन्होंने एक गोली वाले को हटवा दिया था, गोली मारने वाला वीडियो हटवा दिया था।